पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 4 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। शख्सियत की इस कड़ी में आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूँ जिनका जीवन यापन यानी शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुई, लेकिन कर्म क्षेत्र इन्होंने राजस्थान को बनाया। कोटा, जयपुर सहित कई जगह इन्होंने पत्रकारिता में संस्थान में काम किया। ऐसी शख्सियतें धीरेन्द्र राहुल जी को कौन नहीं जानता। खुददारी इनके जीवन में भरी पड़ी है और आज भी सोशल मीडिया में कोई ऐसा लेख नहीं होता जो लोग इन्हें फॉलो नहीं करते। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि पाँव कमर तक धंस जाते हैं धरती में, हाथ पसारे जब खुददारी रहती है। ये शेर राहुल जी पर सटीक उतरता है। राहुल जी से इनके जीवन परिचय से लेकर पत्रकारिता के क्षेत्र में जो इनकी खूबियां हैं वो इनकी मुंह से इनकी जुबानी सुनेंगे। आइए बात करते हैं धीरेन्द्र राहुल जी से। राहुल जी, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने कीमती समय हमें दिया। आप अपने शब्दों में अपना परिचय देंगे तो हमारे सम्मानित दर्शक बहुत कुछ जान सकेंगे। मेरा जन्म मंदसौर जिले के नारायणगढ़ कस्बे में हुआ। नारायणगढ़ में मेरा ननिहाल था और मेरा बचपन जो है भानपुरा में बीता। हाई सेकेंडरी स्कूल और फिर कॉलेज की शिक्षा मेरी भानपुरा में हुई। मेरे ताऊ जो थे उनका नाम हीरालाल गोदारा था जी, और वो एक चाय की और रबड़ी की दुकान लगाते थे। तो भानपुरा में हीरा जाट की रबड़ी के नाम से उनकी मशहूर दुकान थी। लेकिन वो फ्रीडम फाइटर थे। आजीवन उन्होंने खादी के ही वस्त्र पहने। 1952 में जब पहले मतलब नगर पालिका का गठन हुआ भानपुरा में, तो उसमें वो पार्षद थे। और सौभाग्य की बात ये थी कि उनको अखबार और पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ने का बड़ा शौक था, खरीदने का भी शौक था। तो दैनिक हिंदुस्तान वो अपने मतलब दुकान पे मंगाते थे जी। और साप्ताहिक हिंदुस्तान जो है वो जब से मतलब उसका प्रकाशन शुरू हुआ होगा उसके बाद से उन्होंने मतलब वो साप्ताहिक हिंदुस्तान खरीदना शुरू किया। और एक बहुत बड़ा कनस्तर था, बड़ा एक बक्सा था लोहे का, तो उसमें वो उन्होंने संग्रहित करके और मतलब सुरक्षित रखे जी। मतलब आप कल्पना करें कि साप्ताहिक हिंदुस्तान जब 25 नए पैसे का था तो उस समय के साप्ताहिक हिंदुस्तान उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। बहुत सुंदर। और जब मैं शुरुआत में जब मेरे पहले तो नंदन, चंपक और पराग और चंदा मामा ये खरीद के लाता था, पढ़ता था जी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैंने क्या किया कि वो जो कनस्तर था उसको खोला, वो उसमें से एक एक साप्ताहिक हिंदुस्तान निकाल निकाल के पढ़ना शुरू किया जी। स्थिति ये थी कि वो जो है मेरे हाथ में ही जैसे पापड़ की तरह जो है मतलब वो टूट जाते थे और बिल्कुल कड़क हो गए थे। बिल्कुल। पहले कागज भी इतना शायद मेरे ख्याल है
बढ़िया नहीं आता था, बिल्कुल। लेकिन उसके ऊपर छपा हुआ जो है उस साप्ताहिक हिंदुस्तान मैंने पढ़ा। पूरा साप्ताहिक हिंदुस्तान का वो जो पूरा बक्सा था वो मैंने पूरा का पूरा पढ़ डाला। कई साल लगे उसमें, लेकिन कई चीजें थी जो मेरे समझ में नहीं आती थी, मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती थी। लेकिन उसमें से मैं छांटता था कि कोई कौन सी चीजें ऐसी है कि जो मैं मेरे समझ में आ सकती है या मैं जिनको पढ़ सकता हूँ। तो वो सारी की सारी मतलब पत्रिकाएं मैंने पढ़ डाली। बाद में तो फिर ये हुआ कि जब मैं कॉलेज में आया तो रामपुरा पढ़ने के लिए गया, तो वहाँ जा कर के और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। और बाद में मेरे को रामपुरा छोड़ करके वापस फिर भानपुरा आना पड़ा। भानपुरा में हरकचंद चौड़िया महाविद्यालय के फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया। और स्थिति ये रही कि मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट कभी भी नहीं रहा। करीब 6 साल में मैंने बीए पास की। और फिर उसके बाद फिर शायद मैं बीए भी नहीं करता। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वहाँ से मंदसौर से एक अखबार निकलता था, उसका नाम था दैनिक ध्वज। वो राजमल लोढ़ा जो है उसके संपादक है। तो मैंने क्या किया कि केरल का एक इंस्टीट्यूट था, मावेली इंस्टीट्यूट जी। तो वो एक विज्ञापन छपाते थे कि भी पत्रकार बनिए। तो उनका ये कहना था कि भाई आप 120 रुपया हमको मनी ऑर्डर कर दीजिए जी। और हम हर 15 दिन में आपको एक पत्राचार के माध्यम से एक आलेख आपको भिजवाएंगे जी। और उसके बदले में आप हमको जो है वो उसका उत्तर दे करके आप हमको बताएंगे। जी। तो मैंने 120 रुपये उनको मनी ऑर्डर किया और वहाँ से उनका पहला पाठ आया। तो पहले पाठ में उन्होंने लिखा था कि बोले कि आप कोई छोटा अखबार जो है अपने आसपास निकलता हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल। उसमें खबरें भेजिए, फिर खबरों की कटिंग जो है काट करके कागज पे चिपकाइए और फिर हमको भेजिए। फिर उसमें हमें ना आपको सिखाएंगे कि आपका इंट्रो कैसे बनना चाहिए, आपकी खबर का गठन कैसे होना चाहिए, आपका हेडिंग कैसे लगना चाहिए। तो हुआ ये कि मैंने एक पोस्ट कार्ड उनको लिखा राजमल लोढ़ा जी को। जी। मंदसौर से प्रकाशित होता था अखबार और भानपुरा जो है मंदसौर जिले में आता था। बिल्कुल। तो राजमल लोढ़ा जी ने मेरे को एक चिट्ठी लिखी उल्टे। हाँ। उन्होंने कहा कि हमें ना नीमच में एक दफ्तर खोलना चाह रहे हैं और हमें एक योग्य पत्रकार की जरूरत है, तो आपका इंटरेस्ट है इसमें, तो अगर आप नौकरी करना चाहें तो हम आपको नीमच में ऑफिस खोलेंगे और उसमें आपको नौकरी दे सकते हैं। तो आपको समाचार इकट्ठे करने हैं, इसके अलावा मंडी के भाव आपको भेजने पड़ेंगे, इसके अलावा जो है आपको वहाँ पे विज्ञापन भी इकट्ठे करने पड़ेंगे और बदले में है 200 रुपया मासिक हम आपको देंगे। ये मतलब 1976 की, मतलब 1976 की बात है। तो मैं वैसे ही परीक्षाओं में फेल हो रहा था और लगातार जो है मेरा एकेडमिक जो कैरियर थे वो सारा डावाडोल था और सारे लोग मेरे से ना उम्मीद हो चुके थे। मेरे माँ बाप भी, मेरे मदर और मेरे पिता, मतलब मेरे माता पिता दोनों टीचर थे, सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे और मैं उनका इकलौता बेटा, मेरी 3 बहनें। तो मेरे परिवार के सारे लोग में से ना उम्मीद हो चुके थे कि ये तो मतलब क्या करेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो ये करता नहीं और जो चीज़ ये पढ़ता है उनका जो है कोई मतलब नहीं। लेकिन ये हुआ कि वो वहाँ से अचानक ही एक आशा की किरण नजर आई और मैंने कहा कि मैं तो नौकरी करने के लिए यहाँ से जाऊँगा। तो मेरे मदर फादर दोनों जो है ना रोए और उन्होंने कहा, बोले देख पत्रकारिता में कोई भविष्य नहीं है, पत्रकारिता में लोग भूखे मरते हैं, उनको इतना पैसा भी नहीं मिलता है कि जो है वो अपना जीवन यापन कर सकें, तो ऐसे रास्ते पे तू क्यों जाना चाहता है।
उसके बजाय तो तू एलएलबी कर, यहीं पे वकालत कर, या तेरी प्रिंटिंग प्रेस यहीं पे खोल देते हैं, जी जी। तो अपनी खुद का अखबार निकाल, यहीं पे अपना कुछ कर। लेकिन ये नौकरी का तो फंडा है, इसको तू छोड़ दे। मैंने उनसे कहा, मेरे मदर फादर से, कि मैं कभी ब्लेम नहीं करूंगा आपको, आप मेरे को जाने दो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी में है। और जी। मुझे लगता है कि मेरी निवृत्ति, मेरी मुक्ति, मेरा उन्नयन, जो कुछ भी है वो सब इसी में है, तो मेरे को जाने दो आप। अल्टीमेटली मेरे मदर फादर जो है वो अ, मेरी जिद के आगे झुक गए, और मैं नीमच चला गया। वहाँ विज्ञापन के पेटे में एक साइकिल कसवाई, एक रहने के लिए और एक कार्यालय के लिए उन्होंने एक मुझे एक वो दिला दिया था, कमरा। कमरा। तो उसमें रहने लगा। मुश्किल से 50-60 हजार या 1 लाख की आबादी का कस्बा था नीमच। 1976 में तो मेरे ख्याल है 50-60 की हजार की बिल्कुल। आबादी रही होगी। तो उन नीमच के 3 हिस्से हैं, एक तो नीमच सिटी है, बगाना है, और एक नीमच छावनी है। तो सीआरपीएफ की जो छावनी है वो नीमच में है। जी। मैं साइकिल से पूरे शहर के कम से कम 10 चक्कर लगा लेता। और स्थिति ये थी कि मेरे को रिपोर्टिंग करना आती नहीं थी, तो जहाँ पे भी कोई बैंड बज रहे होते हैं या जहाँ पे भी कोई जुलूस निकल रहा होता है, तो उसके पीछे पीछे मैं साइकिल लेके चलता था। थानों में जाता था, वहाँ के तहसील में, और वहाँ सब जगह पे मतलब घूम घूम करके जो है खबरें इकट्ठी करता था। तो वहाँ एक नई दुनिया का संवाददाता था, सुरेन सेठी, वो मेरा पहला गुरु बना। बहुत सुंदर। उसने मुझे जो है बकायदा खबर लिखना, खबर इकट्ठी करना, खबर एकत्र करना, उसको कैसे लिखना है, ऐसे करके मेरे को सारा सिखाया। तो मैं सुरेन सेठी को अपना पहला गुरु मानता हूँ। ठीक। और स्थिति ये हुई कि थोड़े ही दिनों में मैं एक फुल पेज खबरें, मतलब वहाँ से नीमच से भेजने लगा, मंदसौर। तो रोज बस में जो है वो लिफाफा दे के आता था, तो उसमें मंडी के भाव भी इकट्ठे करके भेजता था। इसके अलावा कौन सा सिनेमा हॉल में कौन सी पिक्चर लग रही वो भी भेजता था। और तो मतलब ऐसे सारे काम मैं करता था। अब हुआ ये कि मैंने पहले ही जो महीने में 7,000 रुपए के विज्ञापन इकट्ठे किए। दिवाली का सीजन था, बिल्कुल। और उसमें दुकान दुकान पे जाके और मैंने कहा कि भाई मैं दैनिक ध्वज के लिए विज्ञापन लेने आया हूँ, तो आप दो। लोगों ने दिए, और 7,000 के विज्ञापन इकट्ठे किए उस जमाने में। हाँ, उस जमाने। मुझे मेरे कुछ मित्रों ने समझाया कि बोले यार 7,000 का अगर 10% भी अगर मान लीजिए कमीशन बनता है, तो आपके 700 रुपये बनते हैं, ये तनख्वाह आपको 200 रुपये दे रहे हैं। तो मैं हुआ है कि वहाँ गया मंदसौर, और जाके वहाँ से राजमल जी लोढ़ा से उनके बेटे सुरेंद्र लोढ़ा, जो पार्षद भी रहे, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, जी। और एक थे पारस लोढ़ा, उनसे जाके मिला। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप मेरे को जो तनख्वाह दे रहे हैं वो तो बहुत कम है, तो ये जो विज्ञापन का जो है उसमें भी मेरे को कमीशन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको साल भर तनख्वाह देंगे हम, ये कमाई तो अभी केवल 1-2 महीने की दिवाली के सीजन में हुई है, बिल्कुल। बाकी तो फिर आपको सारे पूरे साल भर तनख्वाह देनी है हमको। कुल मिला के स्थिति ये हुई कि थोड़े दिन बाद ही भंवरलाल लाठा, जो वहाँ के जिला कांग्रेस अध्यक्ष थे, और ये कहा जाता है कि प्रकाश चंद सेठी के वो सबसे गहरे मित्र थे, तो उनको मंदसौर का सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। वो नीमच आए, और नीमच में उन्होंने नई विधा के जो संपादक थे प्रकाश, तो उनसे मिले और उनसे कहा कि बोले यार कि मुझे एक अच्छे संवाददाता पत्रकार की जरूरत है, संपादक की जरूरत है, अगर तुम्हारी निगाह में कोई हो तो बताओ। और ये हुआ कि प्रकाश मेरे से बहुत परेशान थे। उनको लगता था कि बोले यार कि ये जिस तरह से भूतों की तरह काम करता है, ये खबरें भी विज्ञापन भी, तो उसमें मैंने सबको बीट कर दिया था। तो वो चाहते थे कि बोले यहाँ से मंदसौर जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं जब उनसे मिला, रोज शाम को मैं मिलता था उनसे, उनके पास बैठता था, वो चाय वाय पिलाते थे। तो मैं जब उनके पास शाम को गया,
तो उन्होंने मेरे से कहा, बोले कि ऐसा है कि तू अगर संपादक बनना चाहे तो तेरे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ एक किशन ठेकेदार थे, तो वो अपनी जीप लेके आए और प्रकाश जी के साथ में जो है मंदसौर गया और वहाँ जाके भंवरलाल नाठा जी से मिला। तो भंवरलाल नाठा जी ने कहा कि मैं दशकू टाइम्स अखबार शुरू कर रहा हूँ और तुम उसका संपादन का दायित्व संभालो। तनख्वाह पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बोले 400 रुपये महीना दे देंगे आपको जी। तो मेरी तनख्वाह एकदम जस्ट डबल 400 रुपया होने जा रही थी। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी उस जमाने में। हाँ, और फिर एक अखबार के संपादक होने का दायित्व मिल रहा था। बिल्कुल। तो मैं मंदसौर चला गया जी। अब क्या हुआ कि वो साल भर तक उसकी तैयारियां चलती रही। बहुत बड़ा चौक है, ठीक। उसमें जब उनकी सभा हुई तो उस सभा को देख करके मुझे लगा कि कांग्रेस तो गई क्योंकि जिस तरीके से जो है मतलब लोग उमड़ रहे हैं और जिस तरीके से लोगों का ज्वार एकदम फट पड़ा है, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि कांग्रेस तो अंतिम दिन गिन रही मतलब। और मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष के अखबार में काम कर रहा था। बिल्कुल। अल्टीमेटली ये हुआ कि वो केंद्र में जो है जनता पार्टी की सरकार बन गई। फिर विधानसभा के चुनाव हुए तो भंवरलाल नाठा जो है वो सीतामऊ में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया। और हमारे जैसे दाऊदयाल जोशी जी है ना, जी जी, ऐसे ही वहाँ पे सीतामऊ में एक गजा महाराज थे। अच्छा। कुंवारे थे, अविवाहित थे, लेकिन 6 फीट लंबे और खूब हष्ट पुष्ट और जनता में बहुत लोकप्रिय थे। तो गजा महाराज ने जो है मतलब भंवरलाल नाठा जी को चुनाव हरवा दिया। अच्छा। और जब चुनाव हार गए तो वो अखबार निकालने का जो उनका उत्साह था वो सब खत्म हो गया। और भंवरलाल नाठा जी ने मुझसे कहा कि बोले यार ऐसा करो कि अब अखबार को बंद कर दो। तो मेरे विदिन मतलब एक साल के अंदर अंदर मेरे सामने फिर संकट खड़ा हो गया कि अब मेरे को फिर नए सिरे से नौकरी ढूंढनी मतलब। तो मेरी माँ ने कहा कि फिर इंदौर के बजाय तू जयपुर जा, क्योंकि वहाँ तेरे मामा लोग जो है वो रहते हैं, तो उनकी निगाह में रहेगा तो थोड़ा सा मेरे को भी ये रहेगा कि भाई चलो किसी न किसी का संरक्षण है। तो मैं जयपुर गया, मैं राष्ट्रदूत में गया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं गदड़ा। फिर मैं नवज्योति में गया, लेकिन उन्होंने भी मुझे नौकरी देना उचित नहीं समझा। लेकिन जब मैं राजस्थान पत्रिका में गया, मैं मतलब इतना डरा हुआ था जी कि मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था कि राजस्थान पत्रिका में मेरे को नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल, जब 2 अखबारों ने निरस्त हाँ, कर दिया। मतलब 2 अखबारों ने में रखा नहीं, तो फिर मुझे लगा कि राजस्थान पत्रिका वाले तो क्यों रखेंगे, वो तो बहुत बड़ा अखबार है। सही है। और मैं जब राजस्थान पत्रिका में गया तो MI रोड के ऊपर ऑफिस था और उसमें गुलाब बाग करके एक जगह थी, तो मिनर्वा टाकीज से बिल्कुल सटा हुआ था। बिल्कुल, लेकिन वो पुराना सा भवन और खंडर टाइप का था। तो उसके मतलब अंदर घुसते ही पोर्च में कार में बैठते समय कुली जी मेरे को दिखाई दिए और मैं अंदर घुसा। मैंने कुली जी से कहा, मैंने कहा कि मैं एक नवोदित पत्रकार हूँ और राजस्थान पत्रिका में नौकरी करना चाहता हूँ, तो अगर आप मेरे को अवसर दें तो बड़ी कृपा होगी। तो कुली जी ने कहा कि बोले कि अंदर चले जाओ, वहाँ पे विजय भंडारी साहब बैठे हुए हैं, उनसे मिलो आप जी, शायद तुम्हारी कोई बात बन जाए। क्योंकि जोधपुर के लिए हम लोग काफ़ी संख्या में लोगों की भर्ती कर रहे हैं जी, और जोधपुर में नया संस्करण निकाल रहे हैं, तो तुम चले जाओ। मैं जब अंदर गया तो मैंने विजय भंडारी साहब से कहा कि मुझे कुली जी मिले थे बाहर और उन्होंने आपसे मिलने का परामर्श दिया। मैंने अपना वो जो प्रवेशांक और वो अखबार जो छपा हुआ था, बिल्कुल, तो वो सारे के सारे अंक मैंने उनके सामने रखे। तो उनको देख करके फिर उन्होंने कहा कि बोले ऐसा है कि आपको 3 महीने ट्रायल देनी पड़ेगी। तो बोले कि ट्रायल के दौरान हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, लेकिन आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप राजस्थान पत्रिका में काम करने के लायक हो। तो आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि आप एक पत्रकार होने के पात्रता रखते हो।
मेरे पास आत्मविश्वास गजब का था और मैं पढ़ता भी खूब था। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा एक बार आप मुझे मौका दे दीजिए, फिर आपको मुझे रखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, बोले इतना कॉन्फिडेंस है आप? मैंने कहा साहब, कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। अल्टीमेटली मेरे को उन्होंने कहा कि बोले कि आप प्रूफ रीडिंग से शुरू करो। तो प्रूफ रीडिंग के उसमें डिपार्टमेंट में मेरे को बिठा दिया गया। अब आप देखें कि ये जितना बड़ा ये कमरा है, इतना ही बड़ा कमरा, बल्कि इससे भी छोटा कमरा था। उसमें एक बड़ी सी टेबल, उसके ऊपर तो वो सारे संपादक बैठ जाते थे। साइड में एक छोटी सी टेबल थी, तो उसके दोनों तरफ जो है कुर्सियां रखी हुई थी। उसके ऊपर जो है 2 मतलब प्रूफ रीडर बैठते थे। और शिफ्ट में मतलब एक सुबह आता था, फिर एक शाम को आता था, फिर एक रात को आते थे। ऐसे शिफ्टों में मतलब आते थे। तो वो छोटी सी टेबल के ऊपर बैठ करके हमने वो प्रूफ पढ़ना शुरू किया। शुरू में तो प्रूफ पढ़ने में भी गलती हुई, तो डांट पड़ी, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी मतलब मैंने सारी चीजें पिकअप कर ली जी। अब प्रूफ रीडिंग के दौरान ही क्या हुआ, एक दिन मोतीचंद कोचर साहब जो है एक बड़े संपादक थे। उस समय तो वो प्रधान संपादक नहीं बने थे जी, लेकिन काफी मतलब अच्छी पोजीशन में थे। तो मोतीचंद कोचर साहब आए और उन्होंने मेरे से कहा कि बोले कि विश्वास कुमार जी और अनिल वार्ष्णेय 2 रिपोर्टर थे, बोले वो तो अपने घरों से निकल चुके हैं और अब उनको फोन कर रहे हैं तो फोन कोई उठा नहीं रहा। तो अब एक काम करो कि भगवती प्रसाद बेरी के नेतृत्व में एक बेरी कमीशन बिठाया था बेरोसी शेखावत सरकार ने जी, जो शेरगढ़ में जो जमीनों के घोटाले हुए खेसी राठौर को लेकर के, तो उनकी वो जांच कर रहे थे। तो बोले कि आप चले जाओ और बेरी कमीशन के भगवती प्रसाद बेरी जो भी आपको वो दे जी, वो आप ले आना, बाकी खबरें तो फिर विश्वास कुमार जी और अनिल वार्ष्णेय जो भी है बना लेंगे। तो मैं जो है चला गया। तो भगवती प्रसाद बेरी ने तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया नहीं। उनके एक आईएएस ऑफिसर थे, अपने जो प्रशांत पाटनी है जी, तो इनका प्रेस रिलीज हो तो दे दीजिए। उन्होंने कहा प्रेस रिलीज तो कुछ है नहीं, मैं तो आपको सारे तथ्य और आंकड़े बताता जाता हूँ, आप लिख लो, उसके बाद आप खबर बना लेना। अब मैं उनको कैसे कहूँ कि साहब मैं तो बिल्कुल नवोदित पत्रकार हूँ, मुझे तो आता नहीं, लेकिन मजबूरी ये थी कि मेरे को अब सारा नोट करना था। मैंने सारा नोट किया और ऑफिस में जब मैं लौटा तो मैंने कहा अगर मैं सारे आंकड़े उनको दूंगा तो वो उनके भी समझ में क्या आएगा विश्वास कुमार जी के। तो मैंने कहा एक खबर ही बना देते, और मैंने खबर बना दी। खबर बनाने के बाद जब राजेश माथुर साहब आए तो मैंने उनको दी डेस्क पे, उन्होंने उसको पढ़ा, फिर उन्होंने कहा ये तुमने लिखा है? मैंने कहा हाँ मैंने लिखा है जी। फिर उन्होंने सौभाग्य जी जब आए तो सौभाग्यमल जैन साहब को वो रिपोर्ट दी। सौभाग्यमल जैन साहब ने भी मुझसे पूछा कि बोले आपने लिखा है? मैंने कहा मैंने लिखा है। उन्होंने कहा देखो इसमें से अगर कोई भी तथ्य गलत हुआ तो तुम कल बाहर हो जाओगे यहाँ से कोई माफ नहीं करेगा। तो इसलिए ये कि ये सुनिश्चित करो कि इसमें जो भी तुमने लिखा है ये बिल्कुल एक एक आंकड़ा सही है। मैंने कहा साहब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको लिखा है, और अगर जो भी कुछ होगा उसके जो भी परिणाम होंगे भुगतने के लिए तैयार हूँ। उस दिन जो है मेरी वो लिखी हुई रिपोर्ट राजस्थान पत्रिका में बैनर बनी कि भगवती प्रसाद बेरी आयोग ने जो है मतलब ये मतलब जांच में ये सब पाया, वो सारा छपा। और वो उस दिन उस खबर का बैनर बनना और मेरे भाग्य का बदलना दोनों एक साथ हुआ। बहुत सुंदर। अब स्थिति ये हुई कि जब वो संपादन विभाग में इस बात का डंका बज गया कि एक अच्छा संवाददाता जो है वो हमारे बीच में आ गया है, तो उसके बाद फिर कुली जी ने मतलब एक लंबा चौड़ा पत्र जो है संपादन विभाग के नाम लिखा। और उसमें उन्होंने लिखा कि बोले कि ये इस तरह के प्रतिभावान
लड़के हमारे साथ में जुड़े हैं, तो इनको अधिक से अधिक मौका दो, इनको बाहर भेजो, इनको नया नया काम सौंपो और इनसे जो है अधिक से अधिक खबरें लिखवाओ। थोड़े दिन बाद ही जो है एक बार वो स्वास्थ्य मंत्री थे त्रिलोकचंद जैन, तो मुझे उनके साथ भेजा गया। मैंने उन त्रिलोकचंद जैन साहब के साथ कई सारे गांवों को दौरा किया और दौरा करने के बाद लौट करके मैंने कोई 3-4 खबरें बनाई जो पूरे राजस्थान के सारे संस्करणों में छपी। कुछ नर्सिंग कॉलेज नए खोले जाने थे, कुछ मेडिकल कॉलेजों की समस्याओं के ऊपर था, कुछ जो नए हॉस्पिटल खोले जाने थे, तो अलग अलग खबरें मैंने बनाई और वो सारी छपी। उसके बाद फिर जो है मुझे कहा गया कि बोले जोधपुर शुरू हो रहा है तो आप वहां जाओ जोधपुर। तो मैं जोधपुर जाना नहीं चाहता था। उसी दौरान एक घटना घटी कि मैं भानपुरा आया अपने गांव में, तो मेरे पिता हेडमास्टर थे, 53 साल की उम्र थी। और मैं जब भानपुरा में ही था तो मेरे ही सामने मेरे पिता को अचानक हार्ट अटैक हुआ। 6 दिन तक उनको हॉस्पिटल में भर्ती रखा और छठे दिन जो है अचानक ही उनकी डेथ हो गई। तो 1 महीने तक मैं वापस पत्रिका में गया नहीं और 1 महीने बाद जब मैं वापस पत्रिका में जाने के लिए, जयपुर जाने के लिए निकलने लगा, तो मेरी माँ ने कहा कि बोले अब तो तेरी नौकरी क्या रही होगी, क्योंकि तू तो अभी तो ट्रायल के ऊपर ही था, तो तेरी नौकरी क्या रही होगी। मैंने कहा देखता हूँ। मैं जब वहाँ गया पत्रिका में तो कपूरचंद पुलिस साहब बैठे हुए थे। उनके चैम्बर में जब मैंने प्रवेश किया तो पुलिस जी ने मतलब मेरा घुटा हुआ सिर देखा। उन्होंने मेरे से कहा कि बोले कि आओ बैठो यहाँ। बोले मैं रोज पूछता हूँ कि वो एक लड़का है, काफी पढ़ता लिखता रहता है, बोले वो कहाँ गया। तो बोले कोई बताता नहीं कि तुम कहाँ चले गए। मैंने कहा सब मेरे पिता का निधन हो गया, चक्कर में मेरे को भानपुरा गया था और फिर ये घटना घट गई। तो कुली जी ने मेरे से कहा बोले कि अब तो तुम्हारे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो तुम जो है मैं तुम्हें संपादक बनाता हूँ, उप संपादक, और तुम जो है जोधपुर जाके ज्वाइन करो। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब मैं जोधपुर चला जाऊंगा तो फिर वहां से फिर आप छुट्टी नहीं दोगे मेरे को, क्योंकि 2 दिन तो मेरे को आने में लगेंगे मेरे गाँव में, और भी मेरा परिवार ऐसी स्थिति में है कि मेरे को सारे परिवार को भी देखना है। तो फिर मैंने कहा अगर आप भेजना नहीं चाहते हो तो फिर मेरे को कोटा भेज दो आप। उन्होंने फिर जो है यहाँ से चंद्रभान सिंह जी थे हमारे मित्र, चंद्रभान सिंह जी का तबादला जोधपुर किया, तो मेरे को यहाँ कोटा भेजा। और उसके जो 3 पत्र थे, एक चमन लाल आहूजा जी के नाम का पत्र था, एक मेरे नाम का पत्र था और एक चंद्रभान सिंह जी के नाम का पत्र था। तो वो तीनों पत्र मेरे को भेजे। मैं 6 नवंबर 1980 को कोटा की धरती पे उतरा ट्रेन से। तो मैं जब चमन जी से मिला तो चमन जी ने मुझसे कहा बोले कि 7 और 8 तारीख को जो है वो दिवाली है और भैया दूज है, तो तुम भी है ना अपने गांव चले जाओ। और अभी अगर मान लीजिए चंद्रभान सिंह जी को ये सब कुछ बताएंगे तो उनके लिए तो बड़ा शॉकिंग होगा, तो उनको कायगू उनका दिवाली क्यों खराब करें, तो तुम अपने गांव चले जाओ। 9 तारीख के दिन सुबह तुम आओगे तो उसके बाद फिर ये पत्र उनको दे देना। मैं भानपुरा चला गया। फिर 9 नवंबर 1980 को मैं वापस लौटा। फिर चंद्रभान सिंह जी को तब तक पता लग गया था कि भाई उनका तबादला जोधपुर हो गया। चंद्रभान सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे कोटा में घूम करके मेरे को 100 से भी ज़्यादा राजनीतिज्ञों से, समाज सेवियों से, पत्रकारों से और प्रतिष्ठित लोगों से, उन्होंने सबसे उन्होंने मेरे को मिलाया। वो मेरे को अदालत में ले गए, वहाँ कई सारे वकीलों से मिलाया। और स्थिति ये हुई कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि अगर आप अपना मतलब अगर वो करवा सको मेरा अगर तबादला कैंसल, तो मैं तो जयपुर जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा बोले आप अच्छी तरह जानते हो कि राजस्थान पत्रिका में सब कुछ संभव नहीं है, तो मेरे को जोधपुर जाना ही है। तो वो जोधपुर चले गए। राहुल जी, आपकी हर रिपोर्ट
को पढ़ने के लिए पाठक हमेशा तैयार रहते। यानी आप किसी कलम मतलब खुददारी ऐसी थी कि किसी के सामने झुके नहीं। तो क्या आपके मन में क्या पारिवारिक संस्कार थे? क्योंकि आज की जो वर्तमान की पत्रकारिता को देखते हैं तो ऐसा देखने को ज्यादा आता है। नहीं, मैं जब कोटा में आया ना 1980 जी में, जी तो कुछ भी स्पष्ट नहीं था कि मुझे एक पत्रकार के रूप में कैसे काम करना चाहिए। लेकिन मैंने जब लोगों की अपेक्षाओं को देखा और मुझे लगा कि लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि भले आप भूखे रहो, गरीबी में रहो, गुर्बत में रहो, चाहे फटेहाल रहो, लेकिन ये है कि आप पत्रकारिता जो है ईमानदारी के साथ करो। तो जब लोगों की जो अपेक्षाएं थी, जब उनका जो मेरे को पता लगा, तो फिर मैंने तय किया कि मुझे एक ईमानदार पत्रकार के रूप में ही काम करना चाहिए और किसी भी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस पत्रकारिता के जगत में जी कि आपकी लिखने की जो स्वतंत्रता है, बिल्कुल। उसकी रक्षा आप कैसे करेंगे? अगर आप छोटे छोटे प्रलोभन में आएंगे, जी किसी से भी पैसा लेंगे, प्लाट लेंगे, भूखंड लेंगे, या फिर किसी से भी कोई अनुग्रह अगर आप बिल्कुल लेंगे, तो जाहिर है कि आप अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख रहे हैं, फिर आप नहीं बिल्कुल लिख सकते। सच बात है। तो जाहिर है कि आपको अगर लिखना है तो अपनी फ्रीडम की जो रक्षा है आपको खुद ही करनी पड़ेगी एक पत्रकार के रूप में। बिल्कुल तो ये बात जब मेरे सामने क्लियर थी, तो फिर उसके बाद पत्रकारिता में फिर ये है कि सारे प्रलोभन और ये सब चीजें, मतलब अब स्थिति ये है कि जैसे चुनाव का वक्त होता था, बिल्कुल तो उस समय कई सारे राजनीतिक जो है दल जी या उम्मीदवार प्रत्याशी जो है, मतलब वो अखबार वाले जो है पत्रकारों को पैसे वैसे भिजवाते थे। तो ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ, लेकिन मैंने जो है बकायदा पैसे जो है जी नहीं लिए किसी से भी। और अगर कोई दे भी गया, जैसे एक बार तो ये हुआ कि एक लिफाफे में भर करके एक कांग्रेस के बड़े लीडर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बोले कि ये भाई साहब ने भिजवाया है। भाई साहब का नाम मैं लूंगा नहीं। जी जी तो मैंने कहा, मुझे मुझे बिल्कुल कल्पना भी नहीं थी कि इस लिफाफे में जो है कोई 500 रुपए का नोट होगा। जी उस समय 500 रुपए भी बहुत होते थे, मतलब 80 के दशक में। तो मैं गया और फिर मैंने कहा, अच्छा मेरे दिमाग में ये था कि विज्ञप्ति दे के जा रहे हैं, तो मैंने कहा ये बिल्कुल रख दो आप। लेकिन जब देखा 500 का नोट है, तो मैं बकायदा भाग करके गया और गुमानपुरा में कांग्रेस कार्यालय के वहां जा करके मैंने उनको पकड़ा, कांग्रेस के लीडर को, और उनसे कहा कि मैंने कहा यार मैं पैसे नहीं लेता, जी खबर छापने के पैसे नहीं लेता, इसलिए आप इसको रखो। क्योंकि मैं अगर मान लीजिए आज किसी से भी 500 या 5,000 रुपए ले लूं, तो फिर उस नेता के सामने तो मैं जिंदगी पर आंख से आंख मिला के खड़ा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल तो ये है कि इसने मेरा बहुत साथ दिया। और इस सारी ईमानदारी के पीछे अगर सबसे बड़ा अगर मैं मानूं, तो मेरी जो माँ है वो स्कूल टीचर थी, और 62 साल की उम्र तक उन्होंने भानपुरा में जो है हेड मिस्ट्रेस का काम किया, और मैं इकलौता ही लड़का था। तो मेरे को जब जब भी पैसे की जरूरत पड़ती थी या आर्थिक अभाव होता था, तो उस समय मेरी माँ मेरी मदद करती थी। मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाने में मेरी माँ का बहुत बड़ा मतलब सहयोग रहा। नहीं तो अन्यथा तो राशन पत्रिका की तनख्वाह जो है उसमें तो गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल काम था। जी राहुल तो जी, आज देखा जाए तो पत्रकारिता के मूल्य बदल गए हैं। किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, मूल्य तो बदले नहीं है। दरअसल क्या है कि पहले के जो सरकारें थी जी वो भी इस तरह का व्यवहार नहीं करती थी। बिल्कुल और स्थिति ये थी कि जो पहले के जो मालिक लोग थे वो भी दृढ़ संकल्पित मालिक लोग थे। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार कहा जी कि बोले कि आपातकाल लगा, पुलिस वाले मेरे घर आए जीप लेके, और पुलिस वालों ने कहा कि बोले कि ऐसा है कि आपको गिरफ्तार किया जाता है,
आप चलिए हमारे साथ। जी तो मैंने एक और खादी का जो झोला था उसमें जो है अपने 4 जोड़ी कपड़े रखे जी और मैं जीप में बैठ गया और जीप में ला करके उन्होंने मेरे को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। लेकिन बोले कि रामनाथ गोयनका जो थे उनके सामने कितना बड़ा संकट था। बिल्कुल। हजारों की संख्या में लोग उनके अखबार में काम कर रहे थे, उसकी पूरी इकोनॉमी थी, मशीनें थी, मशीनों के पीछे काम करने वाले लोग थे, कागज था, शाही थी, कितना बड़ा उनका एक पूरा कारोबार था। अगर मान लीजिए एक अखबार के ऊपर अगर आप आपातकाल के दौरान अगर मान लीजिए आप रामनाथ गोयनका को उठा करके गिरफ्तार करके अगर जेल में डालते हैं तो जाहिर है कि उसके पीछे एक पूरा तंत्र है, वो सारा तंत्र जो है बिखर जाता। तो एक अखबार के मालिक मतलब, लेकिन ऐसे ऐसे मालिक लोग रहे जिन्होंने आपातकाल के दौरान भी घुटने नहीं टेके, संघर्ष किया। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका जैसे कई अखबार थे जिन्होंने अपने आपातकाल जिस दिन घोषणा हुई उस दिन अपने संपादकीय वाला जो कॉलम था जी उसको कोरा छोड़ा, ऊपर आपातकाल लिखा और पूरा कोरा छोड़ करके अपना विरोध दर्ज कराया। जी और जाहिर है कि उस समय सभी अखबार के मालिकों ने जो है अपने रसूखों से या अपने संपर्कों से ऐसा कोई रास्ता निकाला कि जिससे जो है आपातकाल के दौरान मतलब वो अपने अखबार को बचाए रखें। जी और आप एक बार देखें कि जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ पूरे समाज के अंदर एकदम जो है मतलब सूचना की एक निष्पक्ष और एक मुक्त सूचना की जो है मतलब एक प्यास जगी मतलब। और वो जो तड़प थी उसकी वजह से ये हुआ कि राजस्थान पत्रिका जो 1956 में शुरू हुआ 7 मार्च को और उसके बाद 1980 तक 1 लाख की प्रसार संख्या तक नहीं पहुंचा था। लेकिन आपातकाल हटते ही कई सारे जो अखबार थे, जो दुबले पतले अखबार 8 पेज के अखबार निकलते थे या 12 पेज के अखबार निकलते थे, वो एकाएक जो 1-1 लाख की प्रसार संख्या को क्रॉस करके छलांग लगा गए। तो ये सब आपातकाल के बाद हुआ। लेकिन आज स्थिति यह है कि मीडिया के शास्त्र बुक हैं। आज मैंने जो जिस दौर में काम किया वो अखबारों का गोल्डन पीरियड था, मतलब एक स्वर्णिम युग था जब हमने काम किया। क्योंकि पूरे मतलब अखबार ये जो प्रिंट मीडिया की थी मोनोपाली थी, मतलब कोई और मीडिया उसमें सामने नहीं था। बिल्कुल टीवी नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, बिल्कुल इंटरनेट भी जो है मतलब आ रहा था, लेकिन ये है कि वो भी बिल्कुल उस समय तक वो नहीं था। तो हमने उस दौर में काम किया। लेकिन आज स्थिति यह है कि अखबार जो है उनका प्रसार कम होता जा रहा है। जैसे अभी मेरे को हमारे एक मित्र है पवन आहूजा, जी तो एक बार बताने लगे कि जब कोई शोक संदेश छपता है दैनिक अखबार में तो हमारे हाकर का जो है दिल बैठ जाता है। वो ये कहता है हाकर कि बोले कि अब ये अखबार बंद होगा। होता है कि उसके दाह संस्कार से निपट करके 10-12 दिन होते हैं, फिर एक दिन जो है वो हाकर को बुलाते हैं कि भैया जो अखबार पढ़ने वाला था वो तो चला गया, अब यहाँ अखबार तो कोई पढ़ता नहीं, तो ये अखबार अब से आज से बंद कर दो। तो अखबार जो है आज की तारीख में बुजुर्ग लोगों के पढ़ने की जगह रह गए। मतलब एक बुजुर्ग लोग हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं। जैसे अब मेरे बेटे हैं, दो दो बेटे मेरे इंजीनियर हैं, लेकिन वो कोई अखबार नहीं मंगा रहे। वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि हम अखबार पढ़ें क्या या अखबार खरीदें। वो बोले कि हम इंटरनेट ये जो सोशल मीडिया है उससे ही जो है मतलब लगातार अपडेट होते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, तो हमको सारी दुनिया की मतलब सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो बोले कि वही सारी खबरें हम बासी अखबार में जा कर के 24 घंटे बाद क्यों पढ़े। सही बात लेकिन ये जो खबरों के कलेक्शन का जो काम है, खबरों के चयन का काम है, जी जैसे रामगंज मंडी की खबर है, मोड़क की खबर है, वहाँ बाढ़ आ रही है, बाढ़ की वजह से जो है मतलब पूरा का पूरा स्टेशन जो है वो हो रहा है। तो सोशल मीडिया तो अपना काम कर रहा है कि वो आपको दिखा रहा है कि भाई करवर में भी ये हो रहा है और आपका
सुल्तानपुर में भी हो रहा है, रामगंज मंडी में भी हो रहा है, सवाई माधोपुर में भी आप बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। तो आज की तारीख में जो है मतलब लाइव प्रसारण भी हो रहा है, और आपके यूट्यूब के ऊपर भी आप उसको देख रहे हैं, डिजिटल माध्यम से भी उसको देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर भी जो है सारी सूचनाएं आ रही हैं। तो आज मीडिया के सहस्त्र मुख हैं, किसी एक मुख के ऊपर जो है मतलब जो है आज पत्रकारिता डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो गुरु थे राजेंद्र माथुर साहब जी, तो उस समय मतलब वो ये चिंतन करते थे, नई दुनिया में संपादक थे, बाद में नवभारत टाइम्स के भी संपादक रहे। तो उस जमाने में वो ये चिंतन करते थे कि अखबार का जो सारा कारोबार है ये सारा वन वे है, एक पक्षी है। मतलब मैं एक संपादक के रूप में मैंने जैसे आपकी मानहानि करने वाला कोई आर्टिकल या आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाला कोई आर्टिकल मैंने छाप दिया, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि साहब ये गलत छापा है आपने और ये सच नहीं है और ये मेरा पक्ष है, इसको आप छापो। अब मैं संपादक, मुझे उचित लगा तो मैंने छाप दिया, नहीं लगा तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मतलब मैंने जो छापा वो सब सर्वोपरि है, बाकी जो सामने वाला जो अपना पक्ष रख रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज मैं आपको देखता हूं, अगर राजेंद्र माथुर साहब होते तो मेरे ख्याल है इस फेसबुक को कितना प्रतिमान या कितना सम्मान देते, वो मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज की तारीख में फेसबुक पे मैं एक पोस्ट लिखता हूँ, उस पर 100 लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा, ये लिखा वो लिखा। लेकिन 5 लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि ये बकवास है, आपने जो लिखा है गलत है, ये है वो है। तो मैं आपको बताऊं कि आज है ना एक बराबर का संवाद है, ये नहीं कि मैंने लिख दिया वो सब कुछ वही सब कुछ है और वही सब चलेगा। सामने वाला भी जो है अपने उसको बकायदा टिप्पणी कर रहा है और वो लिख रहा है। अब अलग बात है कि आप उसको ब्लॉक कर दें या आप उसको सुने ही नहीं, अलग चीज है। लेकिन आज एक बराबर का दोहरा संवाद जो है मतलब स्थापित हुआ है। और मीडिया जो है, मैं आपको एक बात बताऊं कि टीवी जो है तमाम उन लोगों के हाथों में पहुंच गए जो करोड़पति हैं और जिनके अपने निहित स्वार्थ हैं, जिनको अपनी इंडस्ट्री चलानी है या अपने कारोबार करने हैं। आज स्थिति है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बचा है जिससे जो है मतलब जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सही सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारी सूचनाएं जो है अखबारों में छप भी नहीं रही, टीवी चैनल भी उनको चीज़ों को नहीं दिखा रहे। अब ये जैसे ये जो वोट का जो मामला है, वोट चोरी का जो मामला है, आप पूरे के पूरे सारे चैनल्स देखो, अखबार देखो, आपको कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन आप सोशल मीडिया देखो तो आपको लगेगा कि वो भरा पड़ा है इससे। मतलब इनके जो आंदोलन हो रहे हैं, पदयात्राएं हो रही हैं राहुल गांधी की, तो इन सबको भी वो दिखा रहे हैं। मतलब तो सोशल मीडिया ने जो है काफ़ी मतलब एक अधिकार संपन्न लोगों को बनाया है, उनको एक ताकत प्रदान की है। और सोशल मीडिया जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब इस राहुल जी, आपके जीवन की कोई प्रेरक घटना जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? प्रेरक घटना तो ये है कि भानपुरा में हम लोगों ने एक प्रेस क्लब का गठन किया था, और प्रेस क्लब का गठन करने के बाद ये हुआ कि एक बड़ा सा बोर्ड जो है वहाँ जगदीश मंदिर है वहाँ का सबसे बड़ा मतलब मंदिर, तो उसके सामने एक चौक में हमने जगदीश मंदिर चौक में ही जो है मतलब एक बोर्ड लगाते थे, और उस बोर्ड को मैं रोज लिखता था। तो उसमें भानपुरा की गांव की जो भी खबरें होती थी वो मैं उस पर लिखता था। तो कई सारे लोग उसको पढ़ने के लिए आते थे कि आज क्या लिखा है। अब एक दिन क्या हुआ कि हमारा जो प्रेस क्लब का सचिव था बाबूलाल चौधरी, बाद में तो उसकी हत्या कर दी गई और उसकी डेथ हो गई। लेकिन बाबूलाल चौधरी जो है सिनेमा हॉल में गया, और पहले क्या होता था कि वो जो टिकट है उनको इस तरह से फाड़ा जाता था कि टिकट बचा लेते थे और नीचे के फाड़ के वो दे देते थे, जबकि वो टिकट भी फाड़े जाने चाहिए। उसने विरोध किया
उसने कहा, बोले कि आप टिकट फाड़ो इसका, क्योंकि आप तो टिकट को बचा रहे हो और फिर टिकट को वापिस चिपका लोगे फिर। तो वो जो सिनेमा का जो मालिक था, तो उसके वो सारे जो थे गेट कीपर, वो आ गए और उन्होंने बाबूलाल चौधरी की पिटाई की, उसको मारा। अच्छा। अब हमारे प्रेस क्लब के सचिव को कोई मारे तो जाहिर है कि हम लोग तो विरोध करेंगे ही सही। बिल्कुल। तो हम लोग क्या हुआ कि वहां चले गए आबकारी इंस्पेक्टर के पास। तो हम 5-7 पत्रकार गए और उससे कहा कि बोले कि ये टिकट की चोरी हो रही है, तो आप इसको रोको। अब उस आबकारी इंस्पेक्टर ने हमको अपने घर पे बिठाया, सम्मान से उसने हमसे बातचीत की और फिर उसने कहा कि बोले ठीक है, अब आप लोग आए हो तो मैं 2 दिन के लिए जो है इस सिनेमा का जो लाइसेंस है उसको निलंबित करता हूँ। अब 2 दिन के लिए सिनेमा बंद। बंद कर दी। तो हमने फिर बोर्ड लिखा कि टिकटों की कालाबाजारी जो है मतलब उसकी मुहिम रंग लाई, और आबकारी इंस्पेक्टर ने 2 दिन के लिए जो है सिनेमा को ताला लगाया, बंद किया। वो लिख लिख डाला। अब क्या हुआ कि यहाँ पे गलती हुई। गलती ये हुई कि उस आबकारी इंस्पेक्टर ने हमको ये नहीं बताया कि उसने क्या मतलब कारण, फायर डिस्टिंग्विशर जो जी होते हैं जी ना, जी, मतलब बिल्कुल। वो अग्नि जो एक अग्नि तो सुरक्षा केंद्र। रेत की जो भरी हुई एक तो हाँ, बाल्टी वगैरह। बाल्टियां, और फिर एक वो जो आग बुझाने का यंत्र होता है। हम्म। तो बोले कि वो नहीं थे वहां पे प्रॉपर रूप में। उसके आधार के ऊपर उसने उसको निलंबित किया। उसने टिकटों की कालाबाजारी का कोई जिक्र ही नहीं किया। जिक्र ही नहीं और किया। हमने अपने बोर्ड पे लिखा। अब क्या हुआ कि उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी सिनेमा मालिक ने, और वहां से जो है एक वो पंचनामा बना बना की वो कार्रवाई हो गई। और उनका जो वकील था, जो प्रेस क्लब के पुराने सचिव अध्यक्ष थे, जी लालचंद चौड़लिया, जी उन्होंने जो है मुकदमा दायर कर दिया और हमारे खिलाफ जो है मानहानि का एक मुकदमा चलने लगा। जी। अब ये तो घटना मतलब हो गई कि हमने तथ्यों की पूरी, मतलब ये सीखने वाली बात इसमें ये थी पत्रकारिता के रूप में जी। कि तथ्यों की जो पड़ताल हमको करनी चाहिए थी, कि आबकारी इंस्पेक्टर से बकायदा हमको पूछना चाहिए था कि आखिर आप निलंबित कर रहे हो तो क्या कारण आप बता रहे हो। बिल्कुल। भाई मतलब ये हमने तो डिमांड की थी भाई टिकटों की कालाबाजारी हो रही, और उसी के उसमें उसने कहा कि बोले कि 2 दिन आपका वो कर दिया। लेकिन कागजों में उसने क्या किया, ये बाद में मालूम पड़ा जी। कि भाई और आप जोश में ओश को गए। हम वो लिख। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि भिड़ते ही जो है पत्रकारिता में से है ना, जैसे आप घर से बाहर जी निकले जी। और सिर पे ओले गिरे, वैसी हालत हो गई। अब क्या हुआ कि हमारे प्रेस क्लब की बैठक हुई, 8-10 लोग थे हम लोग। तो कई सारे तो रोने लग गए। कुछ बिल्कुल। लोगों ने कहा कि बोले कि हमको रहना ही नहीं इस प्रेस क्लब में, और ये इस्तीफा लीजिए, और हमको तो जा रहे हैं बाहर। और ये तो मैंने सबको समझाया। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आप चले भी जाओगे, तब भी ये मुकदमा तो खत्म होने वाला नहीं। बिल्कुल। तो क्यों ना हम जो है मिलकर के इस मुकदमे का सामना करें, क्योंकि अगर आप बाहर भी चले जाओगे तो नाम तो आ चुका है उसमें आपका। बिल्कुल। तो इसलिए आपको तो अदालत में जाना पड़ेगा। अगर मिल के लड़ेंगे तो कुछ बात बनेगी। जी। अब क्या हुआ कि वो जो संतोष मलचोलिया जो है वहाँ के प्रकाश टाकीज के मालिक थे, तो उनको हम काका साहब कहते थे। मैं जब भी अदालत में जाता था तो उनको पूरा सम्मान देता था, हाथ जोड़ता था और उनसे काका साहब ही कह के संबोधित करता था। तो मैं जब वहाँ राजस्थान पत्रिका में चला गया, तो मैंने एक बार छुट्टी मांगी कि साहब मानहानि का केस चल रहा है और मेरे को जो है भानपुरा जाना। तो हमारे जो प्रबंध संपादक थे विजय भंडारी साहब, उन्होंने कहा, बोले यार अभी तो पत्रकारिता शुरू नहीं की और अभी से मानहानि का मुकदमा। फिर मैंने उनको सारा बताया। मैंने कहा साहब ये सीखने की बात यह है कि हमने तथ्यों की पड़ताल में कमी रखी और उसकी वजह से ये नौबत आ गई। बिल्कुल। तो बोले तुमने वाकई में बहुत अच्छी बात कही कि ये तो सीखने वाली बात है कि तथ्यों को पूरी तरह ठोक बजा करके सही बात। पड़ताल करके ही छापना चाहिए। तो ऐसा करके ये सारा एपिसोड हुआ। वो जो संतोष मलचोलिया थे, तो मेरे पिता ने मेरे नाम से 4,000 रुपए में जयपुर में भाननगर में एक भूखंड खरीदा।
तो यद्यपि मेरे मदर फादर दोनों ही नौकरी करते थे, लेकिन जी। इसके बावजूद भी ऐसी हैसियत नहीं थी उस समय कि 4,000 रुपये एक मुश्त निकाल के दे दें। तो 500 रुपये जो है वो संतोषमल चौड़िया की जो दुकान थी वहाँ से वो उधार लेके आए थे। अब क्या हुआ कि जब ये बोर्ड वोर्ड मैंने लिखे और जब ये संघर्ष शुरू हुआ बाबूलाल के मामले को लेके, तो एक दिन संतोष चंद चौड़िया साहब ने जो है मेरे पिता को बुलाया और बोले कि ऐसा है माड़ साहब कि आपका जो बेटा है वो तो मेरे खिलाफ मुहिम चला रहा है, मेरे उसको क्या कहते हैं टाकीज को बंद करवा रहा है, दो दिन के लिए उसको सस्पेंड करवा दिया उसने। तो बोले कि है ना आप उसको समझाओ, बाबू साहब को समझाओ आपने। तो मेरे पिता ने कहा कि बोले कि मैं क्या समझाऊं, अब वो पत्रकारिता करने के लिए निकला है तो वो पत्रकारिता करेगा, तो मैं उसको ये एक एक खबर में रोकूं उसको कि भाई तू इसके खिलाफ मत लिख, उसके खिलाफ मत लिख, ये मत कर वो मत कर। तो बोले मैं तो नहीं रोक सकता उसको। तो बोले कि आप नहीं रोक सकते तो फिर एक काम करो, वो जो 500 रुपये उधार लेके आप गए थे तो 500 रुपये मेरे को वापस ला के दो आप। तो मेरे पिता ने कहा, बोले हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। मेरे पिता वहीं पे उन्हीं के पड़ोस में उन्हीं के जो भाई बंद थे सुभागमल चौड़िया साहब, उनके वहाँ की पेड़ी पे गए, उनकी कपड़े की दुकान थी। तो मेरे पिता ने सुभागमल चौड़िया से कहा, बोले साहब मेरे को 500 रुपये उधार चाहिए। वहाँ से 500 रुपये लाए और संतोष चंद चौड़िया जी को 500 रुपये दिए। लेकिन मेरे पिता ने मतलब वो एक तो साधारण मतलब हेडमास्टर ही थे, लेकिन मेरे पिता ने मुझसे नहीं कहा कि बोले कि मतलब कि मैं मुझे मुझे ये नहीं कहा उन्होंने कि तू जो है ये पत्रकारिता छोड़ दे या पत्रकारिता मत कर। तो मेरे पिता का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ था। और जाहिर है कि जब आपको मतलब इतना बड़ा आशीर्वाद आपको हो तो जाहिर है कि इससे हिम्मत भी आती है, साहस भी आता है और एक संघर्षों से जूझने की आपको एक ताकत भी मिलती है। बिल्कुल। राहुल जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई पुरस्कार आपको मिले हों, हमारे दर्शकों को साझा करें। दरअसल क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मान लीजिए ईमानदारी से पत्रकारिता की है तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो तो ये है कि जो जन समर्थन आपको मिलता है, बिल्कुल। जो पाठकों का समर्थन आपको मिलता है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रहा सवाल ये कि पत्रकारिता के जितने पुरस्कार थे, तो एक बार क्या हुआ कि माणक पुरस्कार बांटे जा रहे थे जी। जोधपुर की एक संस्था माणक पुरस्कार देती है जी। तो मेरी उस समय एसपी साहब थे यहाँ पे, एनआर के रेड्डी साहब जी। तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा संवाद था। तो बड़ी मतलब संवेदनशीलता से और बड़ी मानवीयता के साथ पेश आते थे, बड़ी आत्मीयता के साथ पेश आते थे। उन्होंने मेरे से कहा, बोले यार तुम इतनी ऊंची पत्रकारिता करते हो राहुल, तुम्हें ये माणक पुरस्कार क्यों नहीं मिलता? मैंने कहा सर मैं लगातार जो है पत्रकारिता करने में लगा रहता हूँ, अब ये है कि मेरे को कटिंगें काटनी पड़ेगी, फिर कटिंगों को चिपकाना पड़ेगा, चिपकाने के बाद फिर मेरे को जो है उनको भेजना पड़ेगा कि साहब ये मेरी प्रविष्टि है, अब इसके ऊपर आप पुरस्कार दीजिए। मैंने कहा अब इतनी फुर्सत नहीं है हमारे पास में कि हम जो है मतलब वो एक पुरस्कार के पीछे भागते फिरें। पुरस्कार तो ये है कि कोई आगे चल करके आपको अगर मान लीजिए कि आपके काम को सराहता है या तो आपको देगा, लेकिन जितने भी पुरस्कार हैं उसमें आपको प्रविष्टि भेजनी पड़ेगी या आपको कटिंग भेजनी पड़ेगी या आपको खुद ही जा करके और आवेदन करना पड़ेगा कि साहब मेरे को पुरस्कार दो। तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरे को कोटा के अंदर मतलब ये है कि हजारों लोग जो है मेरे आलोचक हैं और खास करके जो बहुत प्रभावशाली किस्म के जो राजनीतिज्ञ हैं वो हो सकता है मेरी निंदा करते हों या आलोचना करते हों, लेकिन लाखों पाठक हैं जो मतलब मेरी पत्रकारिता को सराहते हैं या उसको, ये मेरा बहुत बड़ा बल है। जन समर्थन जो है ये सबसे बड़ी ताकत है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता, किसी के मुंह पर सच बोल के तो देखिए, फिर देखना उसका रंग। यानी कि राहुल जी ऐसे पत्रकार रहे हैं
जिनकी लेखनी को हर पाठक पसंद करता था, सच उसमें लिखा जाता था, और यही कारण है कि आज उन्हें पुरस्कारों की जरूरत नहीं है। यानी उनके पाठक ही उनकी उनका सही आंकलन करते हैं। इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट में थे पूर्व संपादक धीरेन्द्र राहुल जी। अगले हफ्ते हम एक नई सक्सेस से रूबरू होंगे। नमस्कार।